हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आई होप आप लोग सब बढ़िया रहोगे और मैं भी अच्छा हूँ। और सबसे पहली बात तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि क्लासेस थोड़ा लेट हो गया अपलोड होने में और कंडक्ट कराने में, क्योंकि यू नो देयर वाज सम प्रॉब्लम इन माई फैमिली। ओके, उसी के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी हम क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के ओके शुरू करते हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो हम एज यूजुअल स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों हम लोग आज चैप्टर जो पढ़ने वाले नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है भैया, चलो स्टार्ट कर देता हूं। मैं अपना रिकॉर्डिंग कर देता हूं स्टार्ट एज यूजुअल। चलो भैया, कहाँ गए? खुल जाओ, खुल जा सिम सिम। ओके, तो आई होप आप सभी लोग मुझे मिस कर रहे होगे, मैं भी मिस कर रहा था। क्या करेंगे, तब जब तक खुल नहीं जाता तब तक बात कर लेते हैं थोड़ा, है ना, बात करने का मौका क्योंकि कम मिलेगा। ओके चलो भैया, और स्टार्ट कर देते हैं रिकॉर्डिंग। और हो गई है रिकॉर्डिंग बच्चे स्टार्ट, रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नोट्स पे। और मैं ये नोट्स खोल रखा हूं। टंग ननंग 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 सर। हाँ चलो, सब कोई लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा सबसे पहले लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर को हमने खत्म कर दिया था। और आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, ये टोपी क्यों पहने हो? सर टोपी इसलिए पहने हैं क्योंकि यू नो प्रॉब्लम्स था हेयर में, इसीलिए हेयर कट हुआ है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, तो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर खत्म हो गया था और हम आज अपना नया चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले बच्चे स्क्रीन पे आ जाओ। देखो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, कैलकुलेट किए थे टाइम, क्या कैलकुलेट किए थे याद है सर? ये क्या था? IRR मेथड। याद आ रहा है सर, बिल्कुल याद आ रहा है। तो सब कोई सबसे पहले लिखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हेडिंग डालो। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं आपको, मैं एक्चुअली क्या आपका एक पहला क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था मैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया जिसके वजह से मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। इसके वजह से मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। हाँ, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और इसीलिए कुछ नोट्स में उस समय लिखवाया था, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, उसी से करता हूँ, मुझे लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस समझाने में मैं फोकस करूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले भैया आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हेडिंग डाल दो। चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यहां पर देखो हेडिंग डाला हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखो ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है बताइए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा भैया कॉस्ट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। आई नो आप लोगों को कॉस्ट का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है, लेकिन कैपिटल का मतलब भी पता होगा, लेकिन कैपिटल यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल का मतलब क्या है? तो अगर आप लोगों को मैं बताऊं, देखो कैपिटल का मतलब हम अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। हाँ सर, अकाउंट्स में तो पढ़े थे कैपिटल का मतलब क्या होता है। मतलब अगर मैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कैपिटल का मतलब होता है भैया क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस। मतलब जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में, जो बिजनेसमैन अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको कैपिटल बोला जाता है अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जाता है भैया? कैपिटल का मतलब वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है। ठीक है, लेकिन फिनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल का मतलब वो नहीं होता जो आप सोचते हो, जो अकाउंट्स में लिखा गया है वो नहीं होता भैया। हाँ, यहां पर कुछ आइडिया थोड़ा चेंज, यहां पर थोड़ा अलग होगा। क्या? देखो, तो व्हाट इज कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल का मतलब क्या है? अकाउंट्स में तो पढ़ चुके हैं, अरे अकाउंट्स में पढ़े हैं कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बट व्हाट इज कैपिटल इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ओके चलो, तो कैपिटल भैया सबसे पहला एज पर अकाउंट्स, स्क्रीन पे देखो आप, कैपिटल
एज पर अकाउंट्स और दूसरा एज पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एज पर अकाउंट्स आप सभी को पता है, एज पर अकाउंट्स कैपिटल का मतलब होता है एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसी को तो कैपिटल बोला जाता है। ये हम लोग सब कोई जानते हैं कि नहीं? हाँ सर जानते हैं, ठीक है सर। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल का मतलब होता है बच्चों अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। मतलब आप जो पैसा लंबे समय तक लगाते हो, यू नो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो और वो भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, उसको कैपिटल बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भाषा में है। हाँ मतलब समझो, मतलब क्या सर? मतलब ये मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या बोलना चाहते हैं? एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं जी। हाँ तो सर क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूं कैपिटल का मतलब भैया पहले अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस। एक बिजनेसमैन जो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। लेकिन हम यहाँ पर अकाउंट्स का बात नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स का बात करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भैया कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब होता है क्या? कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो पैसा आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। सो अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कैपिटल इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आया? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल का मतलब क्या है? वो पैसा जो पैसा आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। समझ में आ रहा है? जी सर। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, तो पहले आप लिख लो एज पर अकाउंट्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस, ठीक है। आप क्या करना है, इसको पॉज मार देना वीडियो को और लिख लेना, फिर लिख लेना, राइट। अभी समझने में फोकस करो, ठीक है। तो एज पर एफएम मतलब क्या सर? एज पर एफएम कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड या फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो पैसा आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो उसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बोला जाता है। अच्छा, तो सर लॉन्ग टर्म फंड का मतलब होता है यहां पर कैपिटल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म फंड ओनली। समझ में आया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स इज कॉल्ड कैपिटल इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट इन केस ऑफ अकाउंट्स कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस, ठीक है। हाँ सर, ओके। आगे बताइए सर। लेकिन इसमें भी कुछ एक लोचा है बच्चों। क्या है सर? लोचा। हाँ देखो, तो आप तो सर ये बता दिए कि भैया कैपिटल का मतलब, सर कैपिटल वैसे क्यों पढ़ रहे हैं? अरे नाम क्या है चैप्टर का? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब तो मुझे जानना पड़ेगा ना, कैपिटल का मतलब क्या है। तो पहले तो पता चल गया कि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल का मतलब क्या है। अभी हम क्या जान रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल का मतलब क्या है। तो पता चल गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल का मतलब होता है भैया वो पैसा जो पैसा आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, लॉन्ग टर्म फंड मतलब लॉन्ग टर्म फंड। ओके, इसमें भी दो फंड आते हैं। इसमें भी हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑनर्स फंड। क्या होता है? ऑनर्स फंड। और एक होता है बोरोड फंड्स, और एक होता है बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड, बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड, बोरोड फंड्स, ठीक है सर। सर ऑनर्स फंड मतलब क्या? अरे ऑनर्स फंड मतलब मालिकों का पैसा। हाँ, अपना खुद का पैसा, बिजनेसमैन का खुद का पैसा, मतलब जो मालिक हैं, कंपनी के जो मालिक हैं उनका पैसा को बोला जाता है ऑनर्स फंड। हाँ अच्छा, तो ऑनर्स फंड का दूसरा नाम होता है बच्चों इक्विटी। क्या नाम होता है? इक्विटी। में इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इक्विटी। मैं जब ओनली इक्विटी बोलूं, इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स फंड। क्या होता है? ऑनर्स फंड। क्या होता है? ऑनर्स फंड। समझ में आ गया जी? ओके अच्छा सर, और एक चीज बताइए, क्या तो ऑनर्स फंड समझ में आया? क्या ऑनर्स फंड? ओके, तो ऑनर्स फंड में क्या आता है भैया? ऑनर्स फंड का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी। ऑनर्स फंड का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। और ऑनर्स फंड में एक तीन चीज आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर से बोलो, इक्विटी शेयर मतलब शेयर होल्डर फंड्स। ध्यान से समझो,
लॉन्ग टर्म फंड दो टाइप के, एक होता है तुम्हारा ऑनर्स फंड, दूसरा होता है तुम्हारा बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड का मतलब क्या? ऑनर्स फंड का मतलब होता है भैया वो पैसा जो मालिकों का है, और कंपनी में मालिक कौन होता है? एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक होता है भैया रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस सबको पता है ये इक्विटी वालों का ही होता है। अच्छा, यानी ऑनर्स फंड में तीन चीजें आएंगे। ऑनर्स फंड में कितने चीजें आएंगे? तीन चीजें। सबसे पहला आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके ओके ओके, ठीक है सर। सर बोरोड फंड मतलब क्या? बोरोड फंड्स का मतलब होता है वो पैसा जो बाहर वालों का है, जो बाहर वालों का है। किनका है? बाहर वालों का। मतलब कंपनी के बाहर जो लोग हैं, मतलब डेट, मतलब डेट बोलते हैं। बोरोड फंड्स का मतलब होता है भैया डेट डेट डेट। जैसे बोरोड फंड्स में क्या क्या आते हैं? जैसे तुम्हारा देखो यहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाता है, डिवेंचर्स आ जाता है, या फिर बॉन्ड्स आ जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड, समझ में आ गया क्या क्या? लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब तुम्हारे किस में आ जाते हैं? बोरोड फंड्स में। चलो मेरे को बताओ कि कैपिटल मतलब क्या। अभी तक हमने पढ़ा कि कैपिटल का मतलब होता है भैया दो टाइप का कैपिटल, एक अकाउंट्स का कैपिटल, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटल। अकाउंट्स का कैपिटल बोलता है कि जो पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोला जाता है, जो कि नैरो डेफिनेशन है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने भैया कैपिटल का मतलब ही बदल दिया। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने कैपिटल का मतलब ही चेंज कर दिया। उसने क्या कहा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने कहा कि कैपिटल का मतलब होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स, जो पैसा आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर हम वो जानने गए कि भैया फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फंड्स में जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? वो फिर दो टाइप का हो सकता है। आपका जो लॉन्ग टर्म फंड्स होता है वो दो टाइप का हो सकता है, एक होता है शेयर होल्डर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड्स। ठीक है, एक होता है शेयर होल्डर्स फंड जिसको ऑनर्स फंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनर्स फंड। एक होता है ऑनर्स फंड और एक होता है डेट, यानी बाहर का पैसा, यानी उसको बोलते हैं बोरोड फंड्स। एक होता है ऑनर्स फंड और एक होता है ऑनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड में क्या क्या आता है तुम्हारा? ऑनर्स फंड्स का सबसे पहले दूसरा नाम बताओ, इक्विटी। क्या कितनी चीजें आती हैं? तीन चीजें। सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा आता है तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, बोरोड फंड्स मतलब कौन सा पैसा? जो बाहर वालों का है, जो मालिकों का नहीं है, बाहर वालों का पैसा, मतलब डेट। ठीक है, यानी बोरोड फंड्स। अच्छा, उसमें कितने चीजें आते हैं? तुम्हारा डिवेंचर्स आ सकता है, तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन्स आ सकता है, तुम्हारा बॉन्ड्स वगैरह आ सकता है, ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं। तो अभी तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि मतलब इसमें आपको पता चल गया होगा कि आपका जो कैपिटल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसका बाइफर्केशन पता चल गया होगा। यानी मैं ऑनर्स फंड और बोरोड फंड्स दोनों को मिला दूं, ऑनर्स फंड, बोरोड फंड्स दोनों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? कैपिटल बन जाएगा, लॉन्ग टर्म फंड्स बन जाएगा। ठीक है, ओके सर, आ गया समझ में, आगे बताइए। ठीक है, चलो ओके। ये लिख लिए क्या बच्चों? ये लिख लिए, इला डायग्राम बना लिए क्या आप लोग? हाँ सर, बना लिए हैं। ठीक है, बना लिए डायग्राम। देखो कैपिटल, फिर दो टाइप का अकाउंट्स एफएम, फिर एफएम में दो टाइप का ऑनर्स फंड और बोरोड फंड्स हो गया। अब इसके बाद जो डायग्राम मैं लिखा हूं ये ला बनाओ, ये ला आप लोग बनाना, मैं समझाना स्टार्ट करता हूं, अब समझो। ठीक है सर, आपने बता दिया कैपिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हमको बताइए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। आपने तो बहुत बता दिया कि हाँ कैपिटल का मतलब क्या है, तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका मतलब तो बताइए। तो अभी तक कैपिटल का मतलब पता चल गया? हाँ सर पता चल गया। क्या कैपिटल का मतलब है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म फंड्स, या फिर डेट, या फिर इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, ओके। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे अब हम जा रहे हैं ये जानने के लिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। ठीक है, बताओ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम इसमें डिस्कशन करेंगे। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आप सपोज करो, आप क्या हुआ, आप गए लोन लेने के लिए, बिजनेस लोन लेने गए। आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हो। ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन लेते हो। ठीक है, बदले में बैंक वाला आपसे कुछ चार्जेस लेता है क्या? जी सर, क्यों नहीं लेगा?
वो क्या फोकट का देगा क्या पैसा? बिल्कुल नहीं। तो बदले में बैंक वाला मेरे से कुछ चार्जेस लेता है क्या इंटरेस्ट के नाम से मुझे लोन देने के लिए? तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि मैं जो लोन उठाया उस लोन उठाने के लिए मेरा कॉस्ट कितना पड़ गया, ऐसा बोल सकता हूं? हाँ, मान लो 10% इंटरेस्ट लगा रहा है, तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता क्या मेरा कॉस्ट इसमें 10% लग गया, मेरा खर्चा इसमें 10% लग गया। समझ में आया? मतलब मैं जब तक उसको लोन रिपे नहीं कर देता मेरे को हर साल 10% देना पड़ेगा बैंक वाले को। ठीक है, तो मैं जो चार्जेस दे रहा हूं ना बदले में, लोन के बदले जो चार्जेस दे रहा हूं दैट इज माय कॉस्ट, वो मेरा कॉस्ट है। और कॉस्ट का मीनिंग एज यूजुअल आप लोग को पता है कि कॉस्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा, तो एक एग्जांपल में समझा दिया आपको कि भैया कॉस्ट मतलब क्या है। आपने बैंक गए लोन लेने के लिए, 10% के हिसाब से आपने बैंक लोन लिया, आपको 10% हर साल कुछ ना कुछ पैसा देना है और इंटरेस्ट के नाम से देना है बैंक वाले को, और वही इंटरेस्ट को वो हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है। तो मतलब समझो, ठीक है, ओके, क्लियर है? माइंड पिक्चर, एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, ओके। अब मेरा बात सुनो, पहला चैप्टर याद करो, द फर्स्ट क्लास, पहला क्लास याद करो। पहला क्लास क्या सर? देखो, ध्यान से देखो। आपको पता है कंपनी में पैसा, सबसे कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 फंक्शन बताओ। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सबसे पहला फंक्शन क्या था, जल्दी बताओ? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, पैसा को प्रोक्योर करना, अरेंज करना पहला था। दूसरा क्या था? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। याद है? जी सर। यहां पर देखो डायग्राम में, ये है मेरा कंपनी, ये क्या है भैया? ये है कंपनी, दिस इज माय कंपनी। ओके, मैं क्या किया, कंपनी सबसे पहले क्या सोचती है भैया, पैसा कहां से अरेंज किया जाए। तो कंपनी पैसा कहां कहां से ला सकती है? अभी तुमको बताया, इक्विटी शेयर से, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, या फिर डिवेंचर्स देके, या फिर लोन लेके पैसा उठा सकती है। समझ में आया? कंपनी क्या कर सकती है भैया, कंपनी पैसा कहां कहां से अरेंज कर सकती है। सबसे पहला है तरीका, आप इक्विटी शेयर इशू कर दो और पैसा उठा लो, या फिर आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, पैसा उठा लो, या फिर आप डिवेंचर इशू कर दो, पैसा उठा लो, या फिर आप बैंक में चले जाओ और लोन ले लो और पैसा ले आओ। ठीक है, और ये सारा का सारा पैसा आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रखोगे, यानी दिस ऑल आर लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, देखो यहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले, डिवेंचर या लोन वाले, तीनों लोग किसको पैसा दे रहे हैं? कंपनी को पैसा दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म फंड्स। और यही लॉन्ग टर्म फंड्स जो होता है, यही जो फंक्शन होता है, इसको क्या बोला जाता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप स्क्रीन पे समझ में आ रहा है? देखो, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से कंपनी क्या की, पैसा उठाई लॉन्ग टर्म फंड्स के नाम से, और यही फंक्शन को क्या बोला जाता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। जी सर, बिल्कुल। अब मेरे को बताओ, कंपनी ये पैसा को लेके क्या करेगी? पूजा करेगी क्या? पूजा करेगी? बिल्कुल नहीं सर। क्या करेगी बताओ? अरे क्या करेगी ये पैसे को लेकर? ऐस करेगी? बोलो नहीं। कंपनी क्या करेगी, ये पैसे को लेके वो एक प्रोजेक्ट में, एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी, मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। समझ में आ रहा है? और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी जहां पर उसका जो रिटर्न आ रहा है, वो अच्छा खासा हो। मतलब अच्छा खासा मतलब मैं समझाऊंगा। मतलब समझो, पैसा उठाई कंपनी, क्या की भैया, पहले पैसा उठा ली कहां से? डेट से और इक्विटी से। इक्विटी मतलब शेयर, मतलब इक्विटी मतलब क्या भैया? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस। और डेट मतलब क्या? डिवेंचर्स और तुम्हारा लोन्स। तो यहां से पैसा उठाई, कंपनी के पास पैसा आ गया। अब कंपनी क्या करेगी? वो पैसे को इन्वेस्ट करेगी कहीं ना कहीं, और इन्वेस्ट करने के बाद उसके पास रिटर्न आएगा। ठीक है, उसके पास क्या आएगा? रिटर्न आएगा। हालांकि अभी आया नहीं है, आएगा, वो प्लानिंग कर रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं, एक पल के लिए उसको क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं भैया आ सकता है। सो हम क्या बोल सकते हैं? आने वाला रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हो सर। तो यहां पर देखो, कंपनी क्या करेगी, वही पैसे को जो लॉन्ग टर्म फंड्स लाई थी, वही पैसों को क्या कर देगी? मार्केट में, बिजनेस में, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देगी। और यही फंक्शन को क्या बोला जाता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। याद आ रहा है? पहला क्लास, जो बच्चे पहले स्टार्टिंग से मेरे क्लास देख रहे हैं उनको सब पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और जो अभी भी देख रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको भी पता चल गया होगा। समझ में आ गया? हाँ सर। तो कंपनी क्या की, पहले पैसा उठाई, अब वो पैसे को क्या कर दी? एक प्रोजेक्ट में, मार्केट में या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, और वहां से
वहां से कंपनी के पास क्या आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनी जो इन्वेस्ट की है उस पे उसको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, यहां जो रिटर्न आएगा ना, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो समझ में आया। तो आपने नए बिजनेस में पैसा लगा दिया, नए बिजनेस में पैसा लगाने के बाद आपको क्या मिला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। कुछ डाउट है क्या भैया? कुछ डाउट नहीं है। अच्छा आगे चलो। जब कंपनी के पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया तो सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अरे भैया ये पैसा ही होता है और कुछ नहीं होता। समझ में आ गया। मतलब कंपनी क्या की, मार्केट में पैसा लगाई और उस पैसे से पहला वो क्या किया, उधार ली पैसा। उधार लेने के बाद वो पैसे को बिजनेस में लगा दी। बिजनेस में लगाने के बाद उसके पास पैसा आया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से। अब मेरा बात ध्यान से सुनो। आप पैसा लाए थे, मतलब कंपनी पैसा लाई थी क्या? हाँ। तो जिससे आप पैसा उठाए थे वो क्या एक्सपेक्टेशन नहीं रखे होंगे, ये क्या वो उम्मीद नहीं रखे होंगे कि उनको कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए? इतने सालों के लिए वो पैसा आपको दिए हुए हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने इतने सालों के लिए, तो उनका क्या ये हक नहीं बनता कि वो कुछ उम्मीद रखे कंपनी से? बिल्कुल हक बनता है सर, क्यों नहीं बनेगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है तो उम्मीद क्यों नहीं कर सकते? उम्मीद करेंगे। मतलब कंपनी में जो पैसा लगाया हुआ है, इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का, डिवेंचर का, ठीक है, उन लोग बदले में कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं कि नहीं? उम्मीद रखते हैं। तो वो उम्मीद का फुलफिलमेंट कौन करेगी? कंपनी करेगी, बिल्कुल करेगी। तो जब कंपनी उनकी उम्मीद पे खड़ी उतरती है, क्या, जब कंपनी उनकी उम्मीद पे खड़ी उतरती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड या इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब इक्विटी शेयर अगर पैसा लगाया है कंपनी में, मतलब इक्विटी शेयर अगर पैसा दिया है कंपनी को, बदले में वो क्या उम्मीद कर रहा होगा कि भैया मेरे को डिविडेंड मिल जाता, अच्छा होता, डिविडेंड अच्छा खासा मिल जाता तो। और प्रेफरेंस शेयर भी लगाएगा तो वो भी क्या सोचेगा, भैया डिविडेंड मेरे को मिलना ही चाहिए। और क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को तो डिविडेंड मतलब उसका तो हक है। इक्विटी से भी पहले किसको मिलता है डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है, जी सर। और उसी तरह से डिवेंचर वाले भी क्या उम्मीद करते हैं कि उनको इंटरेस्ट भैया मिलना चाहिए। समझ में आ गया। तो समझो पैसा इन लोगों ने लगाया कंपनी में, बदले में वो कुछ उम्मीद रखे हैं कंपनी से कि कुछ उनको इंटरेस्ट मिल जाए। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? डिवेंचर वालों को। कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा देगी उसको इसको इंटरेस्ट बोलेंगे। उसी तरह से जब कंपनी, देखो कंपनी जब उम्मीद को पूरा करेगी, उस उम्मीद को पूरा करने का कॉस्ट जो होता है, उस उम्मीद का दूसरा नाम ही बोल सकते हो। कंपनी जो उसके उम्मीद को पूरा कर रही है, इन लोगों के उम्मीद को जो पूरा कर रही है, वही उम्मीद को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। है क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नहीं समझे सर? नहीं समझे। मतलब देखो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, ये लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया, बदले में वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा उनको कंपनी से मिलता रहे एक रेगुलर इंटरवल में, है ना। और वही पैसा को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कंपनी के लिए ये खर्चा हो गया क्योंकि हर रेगुलर इंटरवल में इनको देना है, और वही खर्चा को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों बोलते हैं? अरे कंपनी क्या कर रही है? कैपिटल उठा रही है, कैपिटल ला रही है, और कैपिटल लाने के लिए उसको कुछ पैसा देना पड़ रहा है, उसको कुछ पैसा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, और वही एक्स्ट्रा पैसा देने को क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कैपिटल लेने का मेरे को कॉस्ट कितना पड़ गया। आप कंपनी के एंगल से सोचो, आपने किसी से पैसा उठाया, बदले में आप उसको इंटरेस्ट दोगे नहीं? क्या देंगे सर? डिवेंचर को इंटरेस्ट दोगे, लेकिन शेयर होल्डर हो गया, उन लोगों को आप क्या दोगे? डिविडेंड दोगे। तो जो इंटरेस्ट आप दोगे, जो डिविडेंड दोगे आप किसको? ये लोगों को, उसी का दूसरा नाम हो जाता है यहाँ पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ गया? देखो हाथ से समझ में आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है सर। तो कंपनी क्या कर रही है यहाँ पर? डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। अभी मैं ये पूरा डायग्राम आप अच्छे से फिर से समझो। कंपनी क्या की? सबसे पहला फंक्शन प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। पैसा उठाई, कहां से उठाई? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर या फिर लोन। पैसा उठाई, और वो पैसा कौन सा था? छोटे पीरियड के लिए था कि लंबे पीरियड के लिए था?
लंबे पीरियड के लिए था, यानी लॉन्ग टर्म फंड्स था। लॉन्ग टर्म फंड्स हमारा कैपिटल होता है, याद है? ओके। तो कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी क्या करेगी? वो पैसे को मार्केट में लगाएगी, बिजनेस में लगाएगी या फिर नए प्रोजेक्ट में लगाएगी, वहां से उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ठीक है, वहां से उसको रिटर्न मिलेगा और उस रिटर्न में से कुछ पैसा वो क्या करेगी? डिविडेंड के नाम से या फिर इंटरेस्ट के नाम से किसको दे देगी? इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को या फिर डिवेंचर्स को, ठीक है। डिवेंचर्स को जो वो पैसा देगी उसको इंटरेस्ट बोला जाता है और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को जो पैसा दिया जाता है उसको डिविडेंड बोला जाता है, और ये दोनों को मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है? जी सर। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, यहां पर देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी को जो पैसा मिल रहा है और ये जो इन्वेस्टर लोग को पैसा मिल रहा है, नहीं समझे? जो पैसा इन्वेस्टर लोग को मिल रहा है डिविडेंड इंटरेस्ट, और जो पैसा कंपनी को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लिख देते हैं, क्या लिखोगे? लिखो, जो पैसा इन्वेस्टर को मिल रहा है, को मिला, ठीक है, और ये वाला जो पैसा किसको मिला? जो पैसा कंपनी को मिला, ठीक है, समझ में आ गया? तो भैया जो पैसा कंपनी को मिलेगा या फिर मिलने वाला है वो पैसा हमेशा ज्यादा होना चाहिए वो पैसे से जो पैसा आप इन्वेस्टर को दोगे। मतलब आप देखो किसी से, फॉर एग्जांपल ये सोचने वाला बात है, ये कॉमन सेंस है। कैसे? मेरा बात सुनो, अगर आप किसी से 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, 10 लाख का लोन लिए हो 10% के हिसाब से, आप बैंक गए पैसा उठाने, बोले कि भैया 10% के हिसाब से मेरे को दे दो जल्दी लोन। कंपनी बैंक क्या किया? आपको 10 लाख रुपए का लोन दे दी। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? वो 10 लाख रुपया लिए और एक ऐसे बिजनेस में लगा दिए जहां पर पता है आपको इंटरेस्ट, आपको मतलब रिटर्न कितना आएगा? सिर्फ 9% आएगा। कितना आएगा? सिर्फ 9% आएगा। तो क्या आप वहां पर पैसा लगाओगे? नहीं सर। क्यों लगाएंगे? अरे पागल हो क्या? क्यों लगाओगे वहां पर पैसा? आप 10% के ब्याज में पैसा उठा रहे हो और ऐसे बिजनेस में लगा रहे हो जहां पर 9% आपका हो रहा है। अरे मैं तो बोलूं अगर 10% भी आ रहा है तो आपका कोई काम का नहीं है। बिल्कुल, अगर मान लो 10% उठा के 10% ही इनकम है तो भैया उसका मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जी बिल्कुल। तो यानी अगर आप किसी से पैसा उठाते हो कुछ परसेंटेज में और वो पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हो और वहां से जो पैसा का जो रिटर्न आपको मिलेगा वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। समझ में आ रहा है? जी देखो, तो कंपनी जहां पर इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी यहां पर इन्वेस्ट कर रही है, यहां से जो उसको पैसा मिला, दिस इज नथिंग बट पैसा। रुको, दिस इज नथिंग बट पैसा। ये क्या मिला है भैया? ये रुपीज है, ये भी यहां पर रुपीज है, ठीक है। तो कंपनी को देखो पैसा मिल रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से। ये पैसा जो मिला ये हमेशा, इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये हमेशा ज्यादा होगा किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा ना भैया, ये हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मतलब मान लो आप क्या किए, पैसे एक ऐसे बिजनेस में लगा दिए जहां पर आपका 20% रिटर्न आ रहा है, आपका 20% रिटर्न आ रहा है एक बिजनेस से, और वो जो पैसा उठाए थे उसके बदले में आप जो दे रहे हो इन्वेस्टर लोगों को सिर्फ 9% दे रहे हो या फिर 10% दे रहे हो, तो आपका फायदा है, तो लगाना सही है। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो समझ में आया? तो हमेशा याद रखना आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा पानी पी लिया जाए। समझ में आ गया डायग्राम? अब लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या है। जो मैं बताया वही लिखे हैं। देखो, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अ कंपनी arranges its capital from issue of equity shares, preference shares, debentures and loans. These investors expect dividend and interest every year as a return on their funds. This expected return is called cost of capital of the company. समझ में आ गया? मतलब
कंपनी क्या करती है, पैसा अरेंज करती है इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर्स से। बदले में वो हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, और कंपनी जो रिटर्न उनको देती है वही रिटर्न को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एक चीज इसमें सोचने का है, नीचे तरफ होगा, चलो हाँ देखो, तो यहां पर देखो इन्वेस्टर लोग हैं जो पैसा कंपनी में लगाए हैं, और यहां पर कंपनी है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये है इन्वेस्टर जो पैसा लगाए हैं और ये है कंपनी। ठीक है, अब देखो यहां पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वही इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब समझो, मतलब मैं बोल सकता हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कंपनी। ठीक है, समझो, मतलब कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा देती है इन्वेस्टर्स को, कंपनी के लिए वो क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन आप इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी जो पैसा देती है इन्वेस्टर्स लोग को एक्स्ट्रा पैसा, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप सोच लो इन्वेस्टर्स हो, तो आपको कंपनी से पैसा मिल रहा है, वो भी मिल रहा है किसके बदले, आपके इन्वेस्टमेंट के बदले, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? तो इन्वेस्टर्स के लिए जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वही कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। समझ में आया? तो कंपनी के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है भैया, वही आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टर्स लोग के लिए। समझ में आ गया? ये लो, बना लो डायग्राम जल्दी, इसको बना लो और लिख लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कंपनी। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैपिटल क्या होता है, फिर हमने ये पढ़ा कि भैया कि आपका डायग्राम समझे कि कंपनी किस तरह से पैसा अरेंज करती है, कहाँ लगाती है, फिर वहां से पैसा आता है, वो पैसे को कुछ पैसा दे देती है अपने इन्वेस्टर्स लोग को, उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। और हमेशा आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, जो आप एक नए बिजनेस में जो पैसा लगाओगे वहां से जो रिटर्न आएगा वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए वो पैसे से जो पैसा आप देने वाले हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से। सो द एक्सपेक्टेड रिटर्न शुड ऑलवेज बी हायर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टर्स लोग के लिए, वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कंपनी के लिए। बहुत इजी है। चलो सर एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, क्या अगर मान लो, मान लो, चलो मान लो, आप क्या मानेंगे, अगर कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दी, मतलब कंपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दी इक्विटी शेयर्स को, डिवेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, तो क्या हो जाएगा सर? क्या मतलब, क्या दिक्कत है सर? दिक्कत क्या है? अरे क्या दिक्कत है? पैसा अगर नहीं दी कंपनी तो क्या हो जाएगा? अरे बहुत बड़ा झोल हो जाएगा। झोल? हाँ, लोचा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? देखो क्या होगा, अगर कंपनी किसी से पैसा उठाई, आप खुद सोचो ना, खुद सोचो, आप 10 लाख रुपया बैंक से लोन लिए हो, आप उसका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहे हो, पहली बात तो आप एनपीए घोषित हो जाओगे, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जी। दूसरी बात, आपका क्या नाम रहेगा, आपका मार्केट में नाम बदनाम हो जाएगा। मुन्नी बदनाम जैसे हुई थी, आप भी बदनाम हो जाओगे। हाँ, आप भी बदनाम हो जाओगे। लोन लिए हो, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहे हो, यार क्या बात है ये? बोलते हो क्या दिक्कत है? अरे भैया किसी से पैसा उठाए हो, पैसा वापस नहीं करोगे क्या? वापस तो छोड़ो, आप उसका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करोगे। आप जिस करार से उठाए थे, करार, हाँ, जिस करार में उठाए थे वो करार को तो चुकाओगे। जी सर, ठीक है, वरना क्या होगा, आपका नाम बदनाम हो जाएगा मार्केट में। जी हाँ, नाम बदनाम हो जाएगा, और क्या होगा, नाम तो बदनाम होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? तो सर ये तो समझ में आ गया आप, लेकिन इसमें बताइए कि क्या होगा। देखो क्या होता है, अगर कंपनी किसी से लोन ली है, ठीक है, डिवेंचर से, या फिर कंपनी पैसा उठाई इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, या फिर डिवेंचर इशू करके पैसा उठाई है, और वो बदले में ना ही डिविडेंड दे रही है ना ही इंटरेस्ट दे रही है, तो क्या होगा पता है? कंपनी क्या होगा,
क्या हुआ यहां पर देखो, तो हर कोई क्या करेगा ना, उसका शेयर बेचना स्टार्ट कर देगा। हर कोई कंपनी का जो शेयर्स है स्टॉक एक्सचेंज में, कंपनी का जो शेयर है स्टॉक एक्सचेंज में, हर कोई जो बंदा रखा हुआ है अपना शेयर बेचना, धड़ाधड़ बेचना स्टार्ट कर देगा। जब मान लो धड़ाधड़ बेचना स्टार्ट कर दिया, हर कोई उनका जो भी शेयर रखा है भैया सब हर कोई बेचना चाहते हैं। अरे सबके पास अगर शेयर है, सब कोई बेचना चाहते हैं, तो क्या होगा, उसका शेयर प्राइस गिर नहीं जाएगा क्या? प्राइस तो गिरेगा ही। मतलब सर ने कैसे कैसे गिरेगा सर, कैसा बात कर रहे हो? अरे समझो एक मार्केट में आप जो सामान खरीदने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप गए टमाटर खरीदने और मान लो मार्केट में हर किसी के पास टमाटर है, तो भैया रेट तो अपने आप कम होगा, रेट तो अपने आप कम होगा कि नहीं? बेचने वाले बहुत सारे हैं और खरीदने वाले कम हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? अरे जब हर कोई शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देगा तो शेयर तो अपने आप गिर जाएगा। अगर मान लो बेचने वाले कम लोग होते हैं तो शेयर बढ़ जाता है, लेकिन बेचने वाले हर कोई, मतलब हर कोई बेचना चाहता है। हर कोई अगर बेचना चाहेगा, हर कोई अगर कंपनी का शेयर बेचना चाहेगा तो कंपनी का शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अब जब धड़ाम से नीचे गिरेगा कंपनी का शेयर, भैया क्या होगा पता है? कंपनी तो इंसॉल्वेंट हो जाएगी। बोलते रहते ना मुन्नी बदनाम हो गई, उसी तरह से कंपनी भी बदनाम हो जाएगी और इंसॉल्वेंट कहलाएगी। जी हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझते नहीं हो जी? तो यहां पर देखो लिखा हूं मैं, इसीलिए इसको पूरा कर देते हैं। तो इसलिए मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं कि इफ नो डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी ने ना ही डिविडेंड का पेमेंट किया ना ही इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो क्या होगा? इन्वेस्टर स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स। कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टर्स क्या करेगी, जो शेयर्स रखें तुरंत बेचना स्टार्ट कर देंगे। भैया इसको बेचो बेचो जल्दी बेचो, क्योंकि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसा करेंगे तो कंपनी का मार्केट प्राइस गिर जाएगी, कंपनी का मार्केट प्राइस गिर जाएगा। देखो ठीक है, उसके बाद जैसे ही मार्केट प्राइस गिर जाएगा द कंपनी विल बिकम इंसॉल्वेंट। कंपनी क्या हो जाएगी भैया? इंसॉल्वेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए कंपनी को रेगुलर इंटरवल में जो वो करार की थी उतना उसको देना चाहिए और उम्मीद पे तो भैया खड़ा उतरना चाहिए, है कि नहीं? आपको उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरना चाहिए। कोई आपसे एक्सपेक्टेशन लगाया हुआ है हाँ कि आप कुछ ना कुछ रिटर्न दोगे, तो भैया आपको तो देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए कंपनी को हमेशा उम्मीद पे खड़ा उतरना चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी उसको बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न देना चाहिए उनके इन्वेस्टर्स लोग को। ठीक है, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। कंपनी ऑलवेज टारगेट्स ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, therefore company will never invest in any business which is expected to generate equal to or less than cost of capital। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कंपनी का भैया सबसे फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सुपीरियर ऑब्जेक्टिव है? सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। राइट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पगला गए हो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां गया तुम्हारा दिमाग? हाँ, अरे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भूल गए क्या? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द सुपीरियर ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसके बाद आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है सर, आप तो डरा दिए सर। समझ में आ रहा है? हाँ, डराऊंगा नहीं है तो क्या करूंगा? समझ नहीं रहे हो? हाँ, पहला क्लास में बताया था आपको, क्या बताए थे सर कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो सुपीरियर ऑब्जेक्टिव है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ का मतलब मैं अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, पहला क्लास देख लेना यार। वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब क्या होता है? तुम्हारा वैल्यू, कंपनी का वैल्यू को ही वेल्थ बोला जाता है। मतलब इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस को बोला जाता है वेल्थ। समझ में आ गया? अच्छा, मतलब देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को बढ़ाना चाहती है, अगर कंपनी अपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को बढ़ाना चाहती है, ये कब बढ़ा पाएगी? जब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका कम होगा। ऑब्वियसली अगर मान लो आपका कॉस्ट अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो आपका वैल्यू तो बढ़ेगा ही ना। समझ में आ रहा है? आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही। ठीक है, अगर कॉस्ट कम होगा तो ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है, अगर मान लो आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जहां पर आपका रिटर्न, जहां पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, जहां पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, वो नेक्स्ट केस है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आप एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जहां पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न
ज्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए, आपको वहां पर पैसा लगाना चाहिए। लेकिन मान लो आप ऐसे जगह में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर आपको रिटर्न कम मिलने वाला है लेकिन चुकाओगे ज्यादा, तो आपको वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से पैसा उठा के लाए 10% में, आप एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जहां पर आपका रिटर्न आने वाला है 8%, तो आप क्या इन्वेस्ट करोगे क्या ऐसे बिजनेस में? बिल्कुल नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप मार्केट से उठा के लाए 10% में, आप जहां पर बिजनेस में जो पैसा लगाओगे वहां से आपका रिटर्न मिलेगा 15%, लगाओगे कि नहीं? हाँ लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। तो वही बोलना चाहता हूं कि अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा हुआ, या फिर सबसे पहला केस यहां पर जो लिखा हूं वो बताता हूं, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हुआ, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हुआ, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हुआ और ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो सबसे पहला बात, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेक्टेड रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों बराबर हुए तो क्या मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे भैया 10% में ला रहे हो, 10% में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या खाक लगाओगे, मतलब क्या कमाओगे? कुछ नहीं कमाओगे ना यार उसमें। हाँ, 10% उठा के 10% लगा रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो बराबर करने के लिए, क्या तो आप लगाओगे क्या पैसा? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चाहे बराबर हो या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न इससे कम हो, आपको वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न किसी भी हालत में कम या फिर बराबर नहीं होना चाहिए, किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से किसी भी हालत में कम या फिर बराबर नहीं होना चाहिए, तो तभी आप इन्वेस्ट। देखो यहां पर अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न लेस देन या इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जहां पर मान लो जहां पर आपका पैसा आ रहा है 10%, ठीक है, लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मान लो ये आ गया मान लो 9%, तो पैसा इन्वेस्ट करोगे क्या भैया? शुड नॉट इन्वेस्ट। या मान लो 9% मान लो या फिर 10% मान लो, तो पैसा लगाओगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जहां पर रिटर्न आपको 10% मिलेगा लेकिन आपको चुकाना पड़ेगा चार्जेस या फिर कॉस्ट आपको चुकाना पड़ेगा 9% या 10%, तो आप लगाओगे क्या ऐसे बिजनेस में? बिल्कुल नहीं लगाएंगे सर। तो शुड नॉट इन्वेस्ट फंड। समझ में आ गया? हाँ सर, बहुत ईजी है तो। ठीक है, आगे चलो। अगर आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जहां पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा हो रहा है, ज्यादा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा हो रहा है, किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल लगाना चाहिए। आप 10% में उठा रहे हो और आपको मिलेगा 20%, तो क्यों नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एग्जांपल मान लो है 20%, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो 10%, लगाएंगे कि नहीं? हाँ लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर। समझ में आ गया? तो यहां पर लगाना चाहिए। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया सर? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, आगे चलो। तो देखो क्या लिखा है, कंपनी विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन सच बिजनेस विच आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट मोर देन सीओसी। तो हमेशा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न शुड ऑलवेज बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना भैया, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। किससे? मुझसे ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो उसमें आप पैसा लगाओ, वरना नहीं लगाओ। अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है या फिर बराबर है तो आप इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं करेंगे। जी हाँ, ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या बात कर रहे हो जी। अब आप लिखो टॉपिक्स टू बी स्टडीड। क्या क्या टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फॉर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, यहां पर कौन कौन सा चीजें हम कवर करने वाले हैं। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कि भैया कॉस्ट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ठीक है, किस तरह से काम करता है, कंपनी कहां से पैसा उठाता है, कहां लगाता है, क्या रिटर्न मिलता है, कैसा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए, ये सब सारा डिस्कस कर लिया अभी तक। ठीक है, तो अभी तक समझ में आया बच्चों? अभी तक मैंने क्या बताया आपको? अभी तक देखो बताया कि कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, डायग्राम बताया कि भैया पैसा उठाना फिर इन्वेस्ट करना और वापस रिटर्न मिलना, वो बताया डायग्राम। चौथा भी बताया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है इन्वेस्टर्स के लिए वही इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया
कि भैया कहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, जहां पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा, किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कहाँ इन्वेस्ट नहीं करोगे, जहां आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होगा, किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। सर बराबर हुआ तो फिर भी नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, दिमाग खराब है क्या? चलो आगे चलो, टॉपिक्स टू बी स्टडीड, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहला हम यहां पर पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर चौथा पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। पांचवा पढ़ेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, पॉज करो, जल्दी लिखो। लिख लिए क्या बच्चों? जल्दी से पॉज करो, लिख लो। चलो ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लिख लिए होगे। चलो अब यहां पर देखो, हेडिंग डालो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है हम उसको बोलते हैं के ओ, क्या बोलते हैं? के ओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम प्यार से क्या पुकारते हैं? के ओ। के मतलब होता है कॉस्ट। सर सी क्यों नहीं लिखे? अरे ये ट्रेंड चलता आ रहा है, सब यही करते हैं तो हम भी यही करेंगे, ठीक है। के फॉर कॉस्ट। सर ओ क्या लिखते हैं? ओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट, समझ में आया? तो के ओ का मतलब होता है भैया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम है के ओ। के ओ जब मैं बोलूं, के ओ मतलब होता है पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले लिखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में के ओ, जिसको बोला जाता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर इसका दूसरा नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या नाम है? जल्दी लिखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिख लो, कहीं पर लिख लो, क्या इसका नाम है भैया? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चे, जल्दी से लिखो, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक डायग्राम में बना दे रहा हूं, मतलब बना दिया हूं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ने वाले हैं, जिसको केओ बोलते हैं, जिसको केओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर WACC भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये WACC चार चीज को मिला के होता है। जब हम चार चीज को मिला देंगे तो हमारा केओ अपने आप निकल जाएगा। हाँ, देखो, एक होता है केडी। इसमें से सबसे पहला चीज क्या भैया? केडी। क्या है? केडी क्या है? सबसे पहला चीज हम जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं केडी। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, जी सर। फिर हम पढ़ेंगे केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर हम पढ़ेंगे केआर सर, केकेआर नहीं, केआर मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर हम पढ़ेंगे केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक जल्दी से लिख लो आप, एक ये चार्ट्स तैयार कर लो। केओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये किस तरह से निकलेगा? चार चीज को निकालने के बाद केडी, केपी, केआर, केई, ठीक है। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, केआर मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, और केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। समझ में आ गया? और WACC का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। यहां पर और एक चीज लिखा हूं, देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो, कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो लिखा हुआ है भैया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट फाइंडिंग आर इन परसेंटेज, ठीक है। तो सर यहां पर हम क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम कुछ नहीं बल्कि आर कैलकुलेट करने वाले हैं। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आर था ना, याद है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बल्कि कुछ नहीं है भैया, एक परसेंटेज होता है, जो परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो पैसा उठाए हो, बदले में कुछ पैसा उनको रिटर्न दोगे, तो जो रिटर्न पैसा दोगे आपको परसेंटेज में निकाल कर बताना पड़ेगा कि कितना परसेंट दे रहे हो, बस वही चीज है। तो यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट फाइंडिंग आर इन परसेंटेज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कुछ नहीं बल्कि क्या है भैया? सिर्फ आर को खोजना परसेंटेज में, ठीक है। और यहां पर सब आर ही खोजने वाले हैं हम लोग। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या हम सीखने वाले हैं। समझ में आ गया? 47 मिनट्स हुआ है, कोई बात नहीं,
और आज हम यहां से शुरू करने वाले हैं। तो सर आप इतना सारा चीज पढ़ा चुके थे पहला क्लास में, मैं सब पढ़ा दिया था, इनफैक्ट मैं पूरा स्टार्ट मतलब करा दिया था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। तो यहां तक आप लोगों को सब लिख लिए हो। चलो तो आज हम पहला टॉपिक, तो सर ये 1 2 3 4 क्या लिखे हो, 1 2 3 4 5 क्या लिखे हो, ये इस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा कॉस्ट ऑफ डेट होने वाला है, फिर दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा इक्विटी, चौथा रिटेन और पांचवा WACC। लिखो जल्दी, लिख लिए क्या सर? ठीक है, अब हम चलेंगे, आज का क्लास यहां से स्टार्ट हो रहा है। मतलब सर मतलब लिखने का काम यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या? माइंड मैप तैयार हो गया कि क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ सर, माइंड मैप पूरा तैयार हो गया, टेंशन नहीं लेने का। जी सर, मैं यहाँ देख लूं भैया ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, पता चला कि हो नहीं रहा है, हो रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो जी, चलो 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 भैया, बहुत अच्छे। तो पहला कंसेप्ट और पहला टॉपिक लिखो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, जल्दी से लिखो। चलो भैया जी, भैया लिखो जल्दी। और एक चीज मैं बता दूं, मैं ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन नहीं करूंगा, बहुत टाइम इसमें लगता है। तो मैं जितना भी नोट्स होगा सारा रेड में लिखूंगा आपसे। ठीक है, सारा रेड में लिखूंगा नोट्स। ठीक है, और जब सॉल्यूशन करूंगा तो ब्लैक में करूंगा। समझ में आ गया? ओके, तो चलो सबसे पहला नोट्स लिखो, अपन नोट्स लिखते हैं। तो पहला कंसेप्ट लिखो, कंसेप्ट 1। भैया ये तो बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ डेट, ये पढ़ने वाले हैं, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं? केडी। क्या बोलते हैं प्यार से? केडी। ये जो डी हुआ ना, वो के से छोटा होगा, नीचे तरफ लिखा रहेगा, केडी। समझो? अच्छा, ओके, ये बराबर नहीं है, मतलब ऐसा, ये मान लो ये के है ना, यहाँ पर डी लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। ठीक है सर, कहाँ गया? ओके, लिखो। चलो इसके बारे में नोट्स जल्दी से लिख लो बच्चों। लिखो नोट्स। मैं बोल रहा था ना नहीं करूंगा, फिर भी कर दिया। देखो बोलते ना आदत। चलो इसी से मैं लिखूंगा आगे भी। लिखो कि भैया कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ने वाले हैं, तो डेट मतलब क्या होता है? डेट मीन्स डिवेंचर एंड टर्म लोन्स, ऐसा करते हैं। डेट का मतलब ऑलरेडी मैं बता भी दिया था, जो लिख दो भाई। डेट का मतलब क्या? डिवेंचर्स एंड टर्म लोन्स। देखो हम लोग नोट्स उतने ही लिखेंगे जो जितना हमारा प्रैक्टिकल के लिए चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लिखने वाले हैं, बेकार, जिसका कुछ काम ही नहीं है। लिखो दूसरा चीज, द कॉस्ट ऑफ डेट। राइटिंग थोड़ा बहुत दिन हो गया ना, इसीलिए ना बैठ नहीं रहा। द कॉस्ट ऑफ डेट शैल बी calculated as under। कॉस्ट ऑफ डेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? लिखो, यहां से लिखने से पहले ये हुआ। डेट का मतलब क्या है भैया? डेट का मतलब होता है डिवेंचर्स या फिर टर्म लोन्स। लोन जो लेते हो वो भी डेट में आ जाता है, और जो आप डिवेंचर इशू करते हो कंपनी का, आपको सब कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आप कंपनी हो, आपने डिवेंचर इशू किया, दैट इज योर डेट। आपने टर्म लोन लिया, बैंक से लोन लिया, दैट इज योर डेट। समझ में आ गया? जी सर। तो कॉस्ट ऑफ डेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यहां पर हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं। जी सर, डायग्राम जल्दी बना लेते हैं। डायग्राम लिखो भैया, लिखो डायग्राम लिखो। सबसे पहले ऊपर करो, लिख लिया है? लिखो कॉस्ट ऑफ डेट।
ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट है कॉस्ट ऑफ डेट में सबसे पहले लिखो भाई बच्चों, इररेडीमेबल डेट, इररेडीमेबल डेट, ठीक है। इसका दूसरा नाम है बच्चों परपेचुअल डेट। क्या नाम है? परपेचुअल डेट। पहला नाम क्या है? इररेडीमेबल डेट या फिर परपेचुअल डेट, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा लिखो रेडीमेबल डेट। रेडीमेबल डेट, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, और आगे बताइए। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे इररेडीमेबल डेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसको हम जो कैलकुलेट करेंगे उसको फॉर्मूला मेथड से करेंगे। कौन सा मेथड? फॉर्मूला मेथड। आप बस लिखते जाओ, सब बाद में समझ में आएगा, अभी कुछ नहीं आएगा, बता दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है। फिर रेडीमेबल डेट में बच्चे दो चीज आते हैं। ठीक है, रेडीमेबल डेट में दो चीज आते हैं, बताइए सर। तो रेडीमेबल डेट में आपका आता है भैया, एक आता है, लिखो, रिडम्पशन इन लंप सम। रिडम्पशन इन लंप सम, ठीक है। यहां लिखो रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है, बना रहे हो? जी सर बना रहे हैं। तो इसको लिख दो, ये डब्बे में भर दो, फिर इसको भी भर दो भैया, ठीक है, भर दिए। अच्छा अच्छा, रिडम्पशन इन लंप सम जो होगा, इसको कैलकुलेट करने का अगेन दो मेथड है। तो भैया इसको कैलकुलेट करने का दो मेथड है भैया। एक मेथड का नाम है फॉर्मूला मेथड। क्या नाम है? फॉर्मूला मेथड। दूसरा नाम है आईआरआर मेथड। आईआरआर, एक सेकंड बच्चे, ये थोड़ा राइटिंग में ना दिक्कत हो रहा है, पास ले आता हूं। क्या नाम है? आईआरआर मेथड, ठीक है, लिख लिया? जी सर लिख रहे हैं, अभी कुछ समझने का है नहीं, मैं बस लिखा रहा हूं आपको, ठीक है सर। समझाने का आएगा तो समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। यहां पर और एक चीज लिखो, और या फिर फॉर्मूला मेथड या फिर आईआरआर मेथड, दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आप लिखोगे, क्या लिखेंगे सर? यहां पर लिखोगे ओनली एंड ओनली आईआरआर मेथड, ओनली आईआरआर मेथड, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखो। रेडीमेबल, देखो इरेडीमेबल डेट, यहां से देखो ध्यान से,
सबसे पहले लिखा है मैं कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ेंगे हम। कॉस्ट ऑफ डेट जब पढ़ेंगे उसमें दो चीज पढ़ेंगे, इरेडीमेबल डेट या फिर रेडीमेबल डेट। इरेडीमेबल का दूसरा नाम है परपेचुअल डेट। क्या नाम है? परपेचुअल। क्या नाम है? परपेचुअल। और दूसरा पढ़ेंगे रेडीमेबल डेट। अच्छा, इरेडीमेबल डेट को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, वो भी फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो। फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो। अच्छा, रिडीमेबल डेट दो तरीका, रिडम्पशन इन लमसम या फिर रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। रिडीमेबल डेट जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका दो केस आएगा। केस वन, क्या आप रिडम्पशन लमसम में कर रहे हो या फिर आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो। अगर रिडम्पशन में कर रहे हो रिडम्पशन, तो उसका दो, अगर आप रिडम्पशन, आप रिडीमेबल डेट मतलब आपने डिवेंचर्स उठाया है, आप वो डिवेंचर्स को चुकाने वाले हो, रीपेमेंट करने वाले हो, या फिर हो सकता है वो डिवेंचर आप एक ही साथ इकट्ठा रीपे कर रहे हो। अगर आप इकट्ठा रीपे कर रहे हो तो उस केस में कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने का दो तरीका है, फॉर्मूला मेथड और आईआरआर मेथड, दो तरीका है। जी सर, ठीक है। अगर मान लो आप रेडीमेबल डेट मतलब डिवेंचर आप इशू किए हो और वो डिवेंचर जो है वो रिडम्पशन होने वाला है, लेकिन रिडम्पशन जो होगा वो इंस्टॉलमेंट में होगा, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में होगा। क्या होगा? टुकड़ों टुकड़ों में। सर क्या क्या बोल रहे हो? मतलब इंस्टॉलमेंट में अगर आप डिवेंचर्स का रिडम्पशन करने वाले हो तो उस केस में आप जो मेथड लगाओगे उसको बोला जाएगा आईआरआर मेथड, और सिर्फ आईआरआर मेथड ही लगेगा, फॉर्मूला मेथड नहीं लगेगा। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया? इतना आप लोग ड्रॉ कर लिए हो क्या? जी सर, कर लिए हैं। यहां पर और कुछ ड्रॉ करो, अभी से बता दे रहा हूं ताकि आप समझना नहीं, मैं जो बता रहा हूं उसको लिखना, अभी समझने का नहीं है, समझाना अभी स्टार्ट नहीं किया हूं। जी सर, जी जी जी। यहां पर ग्रीन डॉट ले जाओ, ठीक है, लिखो यहां पर KD इक्वल्स टू, लिख लो, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय सील वैल्यू इंटू 100। ठीक है, देखो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, आप बस मैं जो लिखा रहा हूं चुपचाप लिख लो, भोले बच्चे की तरह लिख लो, जल्दी से लिख लो, भोले बच्चे की तरह जल्दी से लिख लो, बच्चे जल्दी से लिख लो, यहां भी लिख लो। अरे तार काहे बीच में आ जाते हो यार, समझ नहीं आता है क्या कर रहे हैं। KD इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय n, फिर लिखो रिडम्पशन वैल्यू प्लस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये लिख लो, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो भैया जी। ठीक है भैया, लिख ले रहे हैं। जल्दी से लिख लो भैया जी। जी सर, लिख रहे हैं सर। अरे जल्दी से लिखिए मर्दे। सर क्या बोल रहे हो? ठीक है, यहां पर इंटू 100 लिखना भूल गए बच्चों, लिख दो कोई बात नहीं। यहां पर इंटू 100 होगा। अब जल्दी से लिख लिए क्या? जी सर, लिख लिए। ठीक है, ये हमारा है मैप जो हम पढ़ने वाले हैं, और अभी से मैं लिखा दिया ताकि आगे तकलीफ ना हो आपको।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा कोई बात नहीं, लेकिन अभी लिखा दिए वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखो अब इसमें ना एक माइंड मैप तैयार हो जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेट में दो हिस्सा पढ़ने वाले हैं, या फिर इरेडीमेबल डेट हो सकता है या फिर रेडीमेबल डेट हो सकता है। इरेडीमेबल डेट होगा तो क्या होगा, रेडीमेबल डेट होगा तो क्या होगा। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये अब जो पढ़ूंगा उसके हिसाब से मैप देखते रहना, सब समझ में आएगा। जी सर, जैसा आप बोलो। इसको हटा देते हैं भैया जी, इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। तो लिखो अब लिखोगे, ये हमारा काम इसका ओवर हो गया ना जी, ओवर हो गया इसका काम। रखो इसको। अब लिखो जी सर बताइए। तो लिख लियो ना, डायग्राम वगैरह बना लिए? जी सर बना लिए हैं पूरा। अच्छा, आज हम सिर्फ परपेचुअल डेट यानी इरेडीमेबल डेट ही पढ़ेंगे। हाँ सर, ओके। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट ए, इरेडीमेबल डेट, ठीक है। मेरे को लग रहा है राइटिंग बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं सर, ठीक है, ठीक है। पहले जैसा प्रॉब्लम ना हो जाए, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इरेडीमेबल डेट, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? परपेचुअल डेट। क्या नाम है? परपेचुअल डेट, ठीक है। तो चलो इसके बारे में लिखो जल्दी से। लिखो those debts which are redeemable after which are redeemable only at the liquidation of the company, only liquidation of the company, else other liquidation of the company, या फिर अदरवाइज नेवर रेडीमेबल, या फिर कभी रेडीमेबल नहीं होता, नेवर रेडीमेबल। देखो क्या लिखा हूं, Those debts which are redeemable only at the liquidation of the company। मतलब आप एक ऐसा डिवेंचर इश्यू किए हो, और मतलब आप एक ऐसा डिवेंचर इश्यू किए हो जिसके थ्रू पैसा उठाया, मतलब आपने डिवेंचर इश्यू किया और आपने पैसा उठाया, और वो डिवेंचर आप तभी रिडीम करोगे जब कंपनी लिक्विडेशन में होगी, या फिर आप उसको कभी भी रिडीम नहीं करना चाहोगे। मतलब आप एक ऐसा डिवेंचर इश्यू किए हो जिसको कभी उसका रिडम्पशन करना ही नहीं है, हैं? हाँ, तो जो डिवेंचर का रिडम्पशन नहीं किया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है इरेडीमेबल डेट। मतलब आपने ऐसा पैसा उठाया है, ऐसे सोर्स के थ्रू पैसा उठाया है जिसका रिडम्पशन होगा ही नहीं, उसको बोला जाता है इरेडीमेबल डेट। या फिर ऐसा हो सकता है जिसका आपका रिडम्पशन या फिर आप नहीं करने वाले हो, या फिर आपने रिडम्पशन आप रिडम्पशन करोगे लेकिन लिक्विडेशन के टाइम। सर नहीं समझ में आया। अरे डिवेंचर दो टाइप से इशू होता है, याद करो, या फिर रेडीमेबल या फिर इरेडीमेबल। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? इरेडीमेबल। मतलब आपने ऐसा डिवेंचर इशू किया है और पैसा उठाया है लोगों से, डिवेंचर इशू करके आपने पैसा उठाया है लोगों से, और वो पैसा आप लौटाओगे कब? जब कंपनी लिक्विडेशन में होगी, मतलब कंपनी जब खत्म होती रहेगी तब लौटाओगे, या फिर आप कभी भी नहीं लौटाओगे। ये केस पढ़ रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। सो दोज डेट्स विच आर रेडीमेबल ओनली एट द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जो डेट का रिडम्पशन हम कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम में करते हैं, या फिर जिसका रिडम्पशन हम कभी नहीं करते, ऐसे डेट को क्या बोला जाता है? इरेडीमेबल डेट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन पता है मजे की बात, ये डेट जो होता है ना बच्चों, ये जो डेट है इंडिया में आप
इस टाइप का डेट इशू नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? इस टाइप का डिवेंचर आप इशू नहीं कर सकते जिसका रिडम्पशन आप कर ही नहीं सकते बोल के, ठीक है। जिसका रिडम्पशन आप नहीं करने वाले हो उस टाइप का डेट आप ना इंडिया में इशू नहीं कर सकते आप, और रियलिटी में भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इंडिया में नहीं है ऐसा। तो लिखो नॉट एप्लीकेबल इन रियल लाइफ, नॉट एप्लीकेबल इन रियल लाइफ, ठीक है। इट इज नॉट अलाउड टू बी इशूड इन इंडिया, it is not allowed to be issued in India। समझ में आ रहा है? जी सर, इंडिया में आप इसको इशू कर ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है? और रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा यार? आप बोल दिया, आप किसी से 10 लाख रुपया उधार ले लिया, बोले भैया भूल जा, ये क्या मतलब हुआ यार? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, रिडम्पशन ही नहीं करोगे? चुना बना रहे हो क्या? चुना बना रहे हो, सॉरी चुना लगा रहे हो क्या? पान बना रहे हो, सोच रहा हूँ, चुना लगा रहे हो क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ऐसा डेट इशू नहीं कर सकते जिसका रिडम्पशन आप करने ही नहीं वाले, ऐसा इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है इशू करना, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हमारे समझ में आ गया? ओके, तो यहां तक समझ में आ गया कि व्हाट इज इररिडीमेबल डेट? वो डेट जिसका आप रिडम्पशन नहीं करने वाले हो या फिर तब करने वाले हो जब कंपनी लिक्विडेशन में रहेगी, उसको बोला जाता है इररिडीमेबल डेट। ओके, लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला, लिखो फॉर्मूला। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट? आपने एक ऐसा डिवेंचर इशू किया है, ऐसा डेट इशू किया है जिसका, और डेट इशू करके आपने पैसा लिया है, और ठीक है, आपने एक ऐसा डेट इशू करके पैसा लिया है जिसका आपका रिडम्पशन आप नहीं करने वाले हो, इसीलिए उसको तो परपेचुअल बोला जाता है, क्योंकि परमानेंटली आपने पैसा रख लिया, इसीलिए उसको परपेचुअल बोला जाता है। या फिर उसको आप रिडम्पशन करोगे, पैसा वापस लौटाओगे, लेकिन लिक्विडेशन के टाइम, ठीक है। अच्छा, यहां पर केडी कैसे निकालेंगे? मतलब आप पैसा उठा लिए हो इररिडीमेबल डेट से, और आप उसको बदले में उनका एक्सपेक्टेशन लौटाओगे कि नहीं, उम्मीद पूरा करोगे, हाँ। और वही उम्मीद को क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक हिस्सा होता है कॉस्ट ऑफ डेट। जब आप डेट वालों से पैसा उठाए और डेट को कुछ इंटरेस्ट पेमेंट किए, उसी को तो कॉस्ट ऑफ डेट बोला जाता है। अच्छा, हाँ, केडी, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट। लिखो कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू। जल्दी से लिखो, वेयर केडी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट। जहां पर केडी का मतलब क्या होता है भैया? कॉस्ट ऑफ डेट। जहां पर टी का मतलब होता है टैक्स रेट। अच्छा, जी हाँ। जहां पर एस वी का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एस वी मतलब सेल वैल्यू। सेल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं? सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं भैया? ऐसा लिखते हैं, सेल वैल्यू इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस। ध्यान से लिखो बच्चे, ध्यान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो मैं क्या लिखा हूं, फॉर्मूला लिख दिए क्या? केडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू, डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू। लिख लिए क्या जी? आगे मैं कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए, ठीक है सर? बताइए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डिवेंचर इशू किया, 1 डिवेंचर, यहां क्या लिख रहे हैं, यहां लिख दीजिए।
आपने एक डिवेंचर इशू किया, फेस वैल्यू जिसका था 100 रुपया, ठीक है। आपने एक डिवेंचर इशू किया, आप कंपनी हो, आपने एक डिवेंचर इशू किया। जब डिवेंचर इशू किया आपने, तो आपके पास पैसा आ गया मान लो 100 रुपया, कुछ खर्चा वर्चा नहीं लगा, अभी सोच लो, ठीक है। जब 100 रुपया आपके पास आया, एक डिवेंचर इशू किया, फेस वैल्यू 100 रुपया, तो आपके पास 100 रुपया आ गया, जी सर। अब मान लो इस पे आपको इंटरेस्ट अगर देना है मान लो 10%, ठीक है। अगर इंटरेस्ट आपको 10% देना है इस पे, तो आपका कॉस्ट कितना पड़ गया? आपका कॉस्ट कितना पड़ गया? सर बहुत इजी है सर, मैं उसको इंटरेस्ट देने वाला हूं डिवाइडेड बाय कितना मैं उठाया था पैसा, ठीक है। मतलब मेरे पास कितना पैसा आया था, जो मेरे पास पैसा आता है उसको मैं बोलता हूं सेल वैल्यू इंटू 100। कितना हो गया बोलो जल्दी? 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 10% हुआ क्या? जी सर। मतलब अगर मैं 100 रुपए का इशू किया डिवेंचर और 10% इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो मेरा 10% ही मेरा कॉस्ट पड़ गया। कंपनी के लिए कॉस्ट कितना पड़ गया? 10%। अब देखो आर निकल गया, तो ये इस तरह से निकलता है। ये हो गया केस 1। क्या हो गया? केस 1। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अभी, ठीक है सर। अच्छा हो गया। एक काम करता हूं, इसको उठा के नीचे लिख देता हूं ताकि ना, ठीक है। केस 1 हो गया, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। इसमें क्या था? तो ये हमारा केडी निकल गया, कितना? केडी निकल गया 10%। केस 2 लिखो। वन डिवेंचर जिसका फेस वैल्यू था तुम्हारा 100 रुपया, ठीक है सर। इशू एक्सपेंस 5 रुपया, ठीक है। एक डिवेंचर जिसका कॉस्ट कितना है? 100 रुपया। अब एक डिवेंचर को इशू करने में आपका खर्चा कितना लग जा रहा है? ये पर डिवेंचर है, हाँ, 5 रुपया पर डिवेंचर, ठीक है सर। अच्छा इसके अलावा लिखो इंटरेस्ट, लिखो आप इस पे इंटरेस्ट दोगे मान लो 10%, तो बताओ केडी कितना होगा? बहुत इजी सर। ये क्या है? तो मजाक कर रहे हो क्या? अरे करो ना, आप मजाक कर रहे हो। ठीक है, केडी निकालो इसका, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले आप लिखो केडी का फॉर्मूला कैसे निकलता है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू, ठीक है। जो नहीं दिया उसको छोड़ देना। इंटरेस्ट कितना निकला है भैया? 10%। इंटरेस्ट किस पे निकलता है हमेशा याद रखना? इंटरेस्ट किस पे निकलता है? इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है फेज वैल्यू पे। किस पे निकलता है? फेज वैल्यू पे। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 100 का 10%, 100 का 10%, ये हो गया इंटरेस्ट। और 1 माइनस टी कुछ है ही नहीं, तो छोड़ दो भैया। सेल वैल्यू मतलब होता है तुम्हारा इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस, याद है? जी सर याद है, ठीक है। ये हो गया 10 रुपया, 100 का 10% 10 रुपया। अच्छा इशू प्राइस कितना है अपना?
100 रुपया, और उसको इशू करने में हम लोग का खर्चा कितना हो जा रहा है? 5 रुपया। अच्छा ठीक है, ये इधर इंटू 100 भी होगा। हाँ ओके, इंटू 100 कर दो, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 करो, कितना हो रहा है? करो, कितना हुआ? करो 1000 डिवाइडेड बाय 95, 10.52% हो रहा है क्या? जी सर, 5 to 6%। दिस इज योर केडी। केडी कितना आया भैया? 10.52%। सर मैंने बोला क्या सर? मैंने क्या हुआ बच्चे? तो सर यहाँ पर तो इंटरेस्ट 10% दिया हुआ था, तो वही तो हमारा कॉस्ट है जो 10% देंगे। नहीं बच्चे, ये क्यों हो रहा है? यहां पर देखो, भले ही इंटरेस्ट 10% लिखा हुआ है तो हमको 10% नहीं देना पड़ रहा है, हमको कितना देना पड़ रहा है? 10.526% हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अच्छा, पहले वाले केस में ना 10% निकल गया, वो अलग बात था, क्योंकि ना ही इशू एक्सपेंसेस था और ना ही टैक्स रेट था। अभी मजा आएगा। सर एक चीज बताइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब ठीक है, देखो आपने एक डिवेंचर इशू किया, ठीक है सर, मैंने एक डिवेंचर इशू किया जिसका फेस वैल्यू था 100 रुपए। सर फेस वैल्यू मतलब क्या? डिवेंचर एक, फॉर एग्जाम्पल, कुछ काम का तो नहीं है, काम का है बच्चे, रुको। हाँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डिवेंचर। क्या है? डिवेंचर है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं, इसमें से तो लिखेगा नहीं। डिवेंचर फेस वैल्यू 100। अब देखो दिख रहा है क्या? डिवेंचर फेस वैल्यू 100 रुपया दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। ये डिवेंचर का फेस वैल्यू मतलब इसका फेस पे मैं लिख दिया भैया 100 रुपया, इसका दाम कितना हो गया? 100 रुपया रेट है, ठीक है। जब मैं मार्केट में इसको इशू करने गया तो मुझको पैसा कितना मिला पता है? सिर्फ 95 रुपया, 95 मिला। क्यों? क्योंकि 5 रुपया मेरे तरफ से और खर्च हो गया है। हाँ भैया खर्च हो गया मेरे तरफ से, और 5 रुपया लग गया खर्चा। मतलब इसको इशू करने में तो मेरा भी खर्चा कुछ लगा होगा कि फ्री में इशू हो जाता है। भैया इशू करने के लिए कुछ खर्चे भी लगते हैं, जिसको इशू एक्सपेंस बोला जाता है। तो 100 रुपया दाम था। जब मैं 100 रुपया में इसको इशू करने गया तो एक डिवेंचर को इशू करने में मेरा 5 रुपया और खर्च हो गया। तो मेरे को मिलना चाहिए था 100 रुपया, लेकिन मिला कितना मेरे को? सिर्फ 95 रुपया मिला। मेरा 5 रुपया और चला गया, खर्च हो गया इसके पीछे। तो मेरे को मिला कितना? मेरे हाथ में कितना आया? मेरे हाथ में कितना आया? 95 आया। तो जो मेरे हाथ में पैसा आया, जो पैसा मेरे हाथ में आया है, जो पैसा मेरे हाथ में आया है, उसको बोला जाता है सेल वैल्यू। क्या बोला जाता है? सेल वैल्यू है। हाँ देखो, सेल वैल्यू इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। जो पैसा मेरे हाथ में आया, जो पैसा हाथ में आया और या फिर धंधा में लग गया, ठीक है। जो पैसा मेरे हाथ में आया है और जो पैसा मेरे हाथ में आया है वही तो मैं अपने धंधे में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो सेल वैल्यू का मतलब होता है इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस हैं। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया ये वाला कि ठीक है, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस को हम लोग सेल वैल्यू बोलते हैं। सर सेल वैल्यू क्यों? अरे मेरे को बेचने के बाद मेरे को इतना मिल रहा है, मैं अगर डिवेंचर बेचने जाऊं मार्केट में मेरे को कितना पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सेल वैल्यू, ठीक है। मतलब एक डिवेंचर अगर मैं बेचने जाऊंगा केस 2 के हिसाब से तो मेरे को मिलेगा कितना पैसा? 100 मिलेगा, मारो एक चटकन 95 मिलेगा जी, 95 मिलेगा, ठीक है। एक डिवेंचर जो मेरे को 95 रुपया दे रहा है, बदले में मैं उस डिवेंचर के बदले में मैं उस डिवेंचर वालों को कितना दे रहा हूं? एक डिवेंचर को कितना दे रहा हूं? 10 रुपया दे रहा हूं इंटरेस्ट का, 100 का 10%, ठीक है। अच्छा
अगर मैं 95 में 10 दे रहा हूं तो परसेंटेज निकाल लो, कितना परसेंट आया, 10.5 to 6%। बहुत इजी है। हाँ सर बहुत इजी है। तो यही मेरा था कॉस्ट ऑफ डेट, बहुत इजी था, बस यही तो निकालना था। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ मैंने कहा और आगे चलो, मैंने कहा और चलो, चलो लिखो केस 3। फॉर एग्जाम्पल एक डिवेंचर है, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपये। हाँ फेस वैल्यू है ₹100, ठीक है। इशू प्राइस है तुम्हारा 110 रुपया और इशू एक्सपेंस है मान लो यहां पर 120 करो तो इसको 120, इशू एक्सपेंसेस है मान लो 10 रुपया, ठीक है, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट दिया है @ 15% लगेगा, ठीक है। टैक्स रेट है @ 30%। अच्छा ये आ गया, टैक्स रेट 30% हो गया। और इसमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट। तो केडी निकाल के बताओ, ठीक है। सर बहुत इजी है, फॉर्मूला पहले लिखो। बहुत इजी है सर, यहां साइड में करता हूं सॉल्यूशन। देखो केडी कैसे निकलता है भैया, इंटरेस्ट में से आप 1 - t करोगे। सर ये क्यों करेंगे, लॉजिक बताऊंगा, बस आप फॉर्मूला पहले लिख लो, ठीक है सर। लिख लेते हैं, सेल वैल्यू × 100। अच्छा आई कितना आएगा, इंटरेस्ट मेरा कितना आएगा, इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट हमेशा किस पे इशू होता है, देखो इंटरेस्ट हमेशा आप किस पे देते हो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे, ठीक है सर। यहां पर फेस वैल्यू कितना है सर, 120। एक चक्कर मारूंगा, 120 है, 100 रुपया है। ओके सर, सॉरी काहे इतना एग्रेसिव हो जाते हो, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया। तो मेरे को 10%, सॉरी मेरे को इंटरेस्ट का रेट कितना है 15%। तो जो मैं 15% निकालूंगा वो किस पे निकालूंगा, किस पे सर 15% निकालेंगे 120, 100 पे निकालूंगा, ठीक है सर। तो मैं यहां कितना लिखूंगा, 100 का 15%, ठीक है, ठीक है। फिर है इंटू 1, टी कितना है भैया, टैक्स रेट 30%। तो इसको मैं 0.30 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ओके डिवाइडेड बाय कितना लिखूंगा, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना था भैया, सेल वैल्यू कैसे निकलता है, इशू प्राइस में से इशू एक्सपेंस को माइनस करते हैं। इशू प्राइस कितना है हमारा 120, इशू एक्सपेंसेस कितना है 10 × 100। ओके सर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 100 का 15%, 15 रुपया, 1 - t। सर ये 1 - t समझ नहीं आया जो, अरे समझा रहा हूं, आप बस लिख तो लो इसको, सोच लो, समझ में आ गया, बताऊंगा ना, ठीक है सर। करो 15 × 1 - t करो, 15 × 0.0 200 10 9.545%। ओ माय गॉड, कितना आ रहा है केडी हमारा 9.545%। सर मतलब इसका मतलब क्या है कि कंपनी को कितना देना है एक्चुअल में, रियल में, इसीलिए बोला जाता है रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी को रियल में कितना देना है वो दिख रहा है 10%। देखो अगर क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में अगर देखोगे यहां पर इंटरेस्ट का रेट कितना आ रहा है 15%। इंटरेस्ट का रेट कितना आ रहा है 15%। दिखने में लग रहा है कि कंपनी को भैया 15% चुकाना है, लेकिन चुकाना कितना है, सिर्फ 9.545%। एंड दिस इज योर रियल केडी, रियल केडी है, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रियल कॉस्ट ऑफ डेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं।
कंपनी, अगर क्वेश्चन को देखोगे तो लगेगा भैया 15% तो चुकाना है, लेकिन 15% नहीं चुकाना है। कितना चुकाना है? 9.545% का इंटरेस्ट देना है रियल में। समझ में आ गया? ओके सर, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन 1 - t क्यों कर रहे हैं सर? मेरे को एक चीज बताओ, क्या इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम है? सर क्या बोल रहे हो सर? इंटरेस्ट खर्चा है सर, एक्सपेंस है, चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। हाँ सर बिल्कुल। तो इंटरेस्ट जो है होता है बच्चे, वो होता है खर्चा कंपनी के लिए, और वो खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो। बिल्कुल हाँ सर करते हैं। तो क्या सर, अरे खर्चा जब आप, इंटरेस्ट को जब आप डेबिट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इंटरेस्ट के वजह से आपका प्रॉफिट हो जाएगा कम। नहीं सर समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल 2 सिचुएशन लेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है सर समझाइए। तो अभी मैं समझा रहा हूं व्हाट इज 1 - t, हम लोग क्यों कर रहे हैं 1 - t हम लोग क्यों कर रहे हैं इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई। ठीक है सर करिए। 2 सिचुएशन लेते हैं। चलो 2 सिचुएशन, केस 1 एंड केस 2। केस 1 एंड केस 2, ठीक है सर। केस 1 में मैं ये बोल रहा हूं प्रॉफिट, ऐसा करते हैं पीएल अकाउंट, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं मैं, यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है सर। यहां पर मान लो एक्सपेंस आपका आ रहा था 30 रुपया, इनकम आ रहा है आपका 100 रुपया, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 70 रुपया आएगा सर। ये क्या हुआ सर? ठीक है सर आगे बताओ। सपोज करो यहाँ पर एक्सपेंस आपका है 30 रुपया, जो कि पहले वाले केस में था। यहाँ इनकम है आपका 100 रुपया, जो पहले वाले केस में था, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट आपका अलग से आप दे रहे हो 10 रुपया, ठीक है सर। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बताओ कितना हो गया सर? यहाँ तो आप प्रॉफिट हो गया 60 रुपये सर। जी कोई बात नहीं। अच्छा ये 70 रुपया, ये 70 रुपया पे आप टैक्स निकालो। सपोज करो टैक्स रेट है, टैक्स रेट इक्वल्स टू 30%। हाँ 30%, ठीक है। टैक्स रेट अगर 30% होगा तो टैक्स कितना निकलेगा? टैक्स इक्वल्स टू 70 का 30% निकालो, 21 रुपया आएगा। जी सर। इस पे टैक्स निकालो सेम रेट पे, टैक्स रेट अगर वही 30% हुआ तो बहुत इजी है सर। इस पे टैक्स निकलेगा हमारा 18 रुपया, ठीक है। अब ये 2 सिचुएशन को ठीक से एनालिसिस करते हैं। पहले वाले केस में इंटरेस्ट नहीं था, देखो तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा था बच्चों? 70 रुपया आ रहा था, ठीक है। और आपको पता है जो प्रॉफिट आता है उसी पे हम लोग इनकम टैक्स देते हैं। जी सर। तो ये जो 70 रुपया आया, मैं ये 70 रुपया पे टैक्स दूंगा 30% के हिसाब से। सर 30 क्यों लिए? अरे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो समझ में आ रहा है। तो 30 एक्सपेंस लिया हूं, 70 बच गया, 70 का 30% मान लो, एज्यूम किया 30% टैक्स रेट है, तो मेरा टैक्स कितना आ गया? 21 रुपया आ गया, ठीक है। जब इंटरेस्ट नहीं था, और मान लो दूसरे एग्जाम्पल में मैंने इंटरेस्ट का खर्चा दिखा दिया, पहले ऑलरेडी 30 था, अभी भी 30 है, पहले इनकम 100 था, अभी भी 100 है, लेकिन पहले इंटरेस्ट खर्चा नहीं दिखाता था। लेकिन अब केस में मैं कितना दिखा रहा हूं? इंटरेस्ट का खर्चा 10 रुपया दिखा रहा हूं। अब देखो ये 10 रुपया दिखाने के वजह से मेरा प्रॉफिट कितना घट गया? 10 रुपया घट गया, प्रॉफिट हो गया 60 रुपया। अब 60 पे जब मैं टैक्स रेट को लगाता हूं तो टैक्स मेरा निकलता है 18%। जी सर। ये दोनों टैक्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है? देखो तो कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। हाँ सर, ये कैसे आया डिफरेंस? सर 21 - 18, बहुत इजी है सर, मैंने बोला आप ऐसा करोगे, आपने ऐसा किया, लेकिन ठीक है ये एक तरीका है। दूसरा तरीका देखो, ये जो 3 रुपया आया ना बच्चे, ये आया है, आप एक्स्ट्रा कितना रुपया दूसरे वाले केस में दे रहे हो? इंटरेस्ट 10 रुपया, 10 रुपया का डायरेक्ट आप 30% निकाल लो। हैं सर सही बोल रहे हो, माय गॉड, 10 रुपए का 30% 3 रुपया आ रहा है। ओहो हो
समझ में आ गया? आप ना डिफरेंस माइनस करके निकाले, मैं क्या बोला, अरे छोड़ो छोड़ो हटाओ, आप एक्स्ट्रा कितना पैसा दे रहे हो, 10 रुपया ना, तो उस पे भी आपका 10% इंटरेस्ट निकाल लो, 10% रेट निकाल लो, इंटरेस्ट पे भी आप उसका टैक्स का रेट निकाल लो, तो टैक्स निकल जाएगा कि इंटरेस्ट के वजह से कितना टैक्स लगा एक्स्ट्रा। नहीं समझे? मैं बोला कि सेकंड वाले केस पे मेरा इंटरेस्ट है 10 रुपया और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के वजह से मेरा एक्स्ट्रा टैक्स कितना लग गया, 10 रुपया पे टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा इंटरेस्ट पे कितना टैक्स लगा है, 3 रुपया लगा है। वही 3 रुपया तो यहां ज्यादा हो गया, तभी तो देखो सॉरी वो 3 रुपया, जबकि यहां पर क्या हो गया, कम हो गया, तो टैक्स रेट यहां पर कम हो गया। समझे? देखो पहले वाले केस में आपको टैक्स देना पड़ रहा है 21 रुपया और दूसरे वाले केस में आपको टैक्स देना पड़ रहा है सिर्फ 18 रुपया। सर ऐसा क्यों हुआ? इंटरेस्ट के वजह से आपका टैक्स रेट हो गया कम। ओके सर, समझ रहे हो? मतलब इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा है जो आपका टैक्स को घटा दे रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो आप क्या कर रहे हैं यहां पर, आप जो 3 रुपए निकाले कैसे निकाले, आप माइनस करके निकाले। मैंने क्या कहा, भैया शॉर्टकट तरीका है, आप जो एक्स्ट्रा 10 रुपया दे रहे हो उस पे टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्ट देखना वो 3 रुपए निकल जाएगा। 10 रुपया का 30% निकाले, 3 रुपया निकल गया, बहुत ईजी है। अच्छा, तो मैं ये बोलना चाहता हूं, ये जो 3 रुपया आपका बचा, बोल सकता हूं ना, बचा, इंटरेस्ट की वजह से बचा ना? जी सर, इंटरेस्ट की वजह से बचा। तो इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट में टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करते हैं। ओहो, समझे? अच्छा अच्छा, यहां पर देखो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लिखते, इसमें 1 माइनस टी करते हैं। क्या करते हैं? 1 माइनस टी। 1 माइनस टी मतलब सर, अरे 1 माइनस टी मतलब क्या सर? अब देखो, वन माइनस टी का मतलब, ये तरीका, 1 माइनस टी का मतलब है इंटरेस्ट पे, मतलब नेट इंटरेस्ट, मतलब नेट इंटरेस्ट। 1 माइनस टी हम लोग देखो तब करते हैं जब हमको नेट अमाउंट निकालना पड़ता है। इंटरेस्ट है मेरा, फॉर एग्जांपल ये केस देखो, यहां पर अगर इंटरेस्ट, अगर मान लो यहां पर सेकंड वाले, थर्ड वाले केस में देखो, मेरा टैक्स रेट था 30%। देखो यहां पर ठीक से ब्लैक ले लेते हैं, 30% टैक्स रेट था। जी सर, टैक्स रेट 30% था। मान लो टैक्स रेट अगर नहीं होता तो मेरा इंटरेस्ट कितना निकलता सर? 15 रुपए निकलता। क्या 100 का 15%? हाँ सर, 15 रुपए निकलता। तो उस समय में क्या करता, 15 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 करता। हाँ, लेकिन मेरा टैक्स रेट, यहां पर टैक्स दिया हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये 15 की वजह से मेरा बच गया होगा, ये 15 के वजह से मेरा कुछ पैसा बच गया होगा। कितना बचा होगा सर, कितना बचा होगा? देखो मान लो 15 रुपया मैं पेमेंट किया हूं किसी चीज का, तो 15 के वजह से मेरा कितना परसेंट बच गया होगा? इसका 30% निकालो, तो 15 का 30%, 15 तिया 45, 4.5। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या बोलना चाहते हैं सर? पहले आपको देना पड़ता 15 रुपया। जी सर, 15 रुपया देना पड़ता। ठीक है, पहले आपको कितना रुपए देना पड़ता? देना पड़ता 15, लेकिन ये बच गया 4.5 रुपया नहीं देना पड़ रहा। क्यों नहीं देना पड़ रहा है? टैक्स के वजह से। क्यों नहीं देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट के वजह से नहीं देना पड़ रहा है। पहले अगर हम टैक्स नहीं होता तो मेरे को 15 रुपए देना पड़ता। अब क्योंकि टैक्स आ गया तो 15 रुपया पे टैक्स का रेट निकाल दोगे तो 4.5 रुपया आएगा, तो 4.5 रुपया मेरा बच गया। अब मैं उतना रुपया नहीं दूंगा, तो मैं कितना दूंगा? कितना देंगे? 4.5 माइनस कर दो, 10 रुपया 50 पैसा दोगे क्या? जी सर, 10 रुपया 50 पैसा देंगे। समझ में आ रहा है जी? अब मैं ये बोल रहा हूँ 15 इंटू, ठीक है, ठीक है, 10 और 50 पैसा देना पड़ेगा। एक्चुअल इतना देंगे, एक्चुअल देंगे इतना। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये आया कैसे 10 रुपया 50 पैसा? ये ऐसा आया, आई इंटू 1 माइनस टी कर दिया। देखो आई है तुम्हारा 15, ठीक है, 1 माइनस टी कितना है? टी है तुम्हारा 30%।
अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा, 10.50 आएगा। ओ माय गॉड, समझ में आया? तो इसलिए हम लोग 15 इंटू 1 माइनस टी करते हैं, समझ में आया? मतलब 15 जो हमारा इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट में से वो पैसा को घटाते हैं जो पैसा, मतलब इसको हम ऐसा लिखने वाले थे, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। 1 माइनस, इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं, यह है तुम्हारा इंटरेस्ट इंटू टैक्स रेट, ठीक है, समझ में आ गया? ये आ गया। तो वो आई इंटू 1 माइनस टी जो होता है भैया, ये होता है इंटरेस्ट माइनस टैक्स ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया तुम्हारा आई, टैक्स ऑन इंटरेस्ट मतलब आई इंटू टी, जी सर, आई कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस टी। ओ हो, समझ में आया? ये ऐसा निकला, हाँ सर, मस्त समझ में आ गया सर। तो आई इंटू 1 माइनस टी का मतलब होता है इंटरेस्ट में टैक्स, इंटरेस्ट वाले पोर्शन पे निकालने के बाद नेट इंटरेस्ट कितना आ रहा है। ओहो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इंटरेस्ट पे टैक्स काटने के बाद नेट ऐसा लिख दिया, काटने के बाद नेट कितना देना पड़ रहा है, क्या नेट इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? समझ में आया? अब 1 माइनस टी क्यों करते हैं? अरे 1 माइनस टी इसीलिए करते हैं, 1 माइनस टी का मतलब होता है इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स ऑन इंटरेस्ट या टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। समझ में आ गया? जी सर, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। हाँ सर, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखोगे एक चीज, केस नंबर 3 में भले ही हमको दिख रहा था कि एक डिवेंचर को लौटाने में 10% 15% इंटरेस्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा था, लेकिन एक्चुअल केडी कितना आ रहा था, 9.545%, और यही आंसर राइट है। जी सर, ओके, आगे चलिए। ठीक है सर, लिख लिया क्या? हाँ सर, लिख लिए। अभी कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे आप। जी सर, बताइए, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। इफ नथिंग इज गिवन, if nothing is given, always assume that is issued at par। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है भैया कि डेट जो हो रहा है पार में हो रहा है, प्रीमियम में हो रहा है, ठीक है, किस में हो रहा है कुछ भी नहीं लिखा है, या डिस्काउंट में हो रहा है कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप हमेशा क्या मान के चलोगे, जो डिवेंचर आप इशू किए हो वो हमेशा पार में किए हो, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो। ठीक है सर, अच्छा दूसरा लिखो। दूसरा लिखो, इफ नो इंफॉर्मेशन is given, रिडम्पशन को लेके कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट रिडम्पशन, then assume that that is
डेट, DEBT, डेट इज इररेडीमेबल। क्या क्या है भैया? इररेडीमेबल डेट है। समझ में आया? जी सर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा कि डिवेंचर रिडम्पशन जो होगा वो रेडीमेबल डेट है या इररेडीमेबल डेट है, कुछ नहीं बोला। इररेडीमेबल डेट मतलब जो डेट आप रिडीम नहीं करोगे या फिर तभी रिडीम करोगे लिक्विडेशन के टाइम, और होता है रेडीमेबल डेट का मतलब जो आप रिडीम करने वाले हो। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, बस बोल दिया कि डिवेंचर आपने इशू किया है और कुछ भी नहीं बोला कि रेडीमेबल डेट है या इररेडीमेबल डेट है, तो हमेशा क्या मानोगे? इररेडीमेबल डेट मानोगे। क्या मानोगे? हमेशा इररेडीमेबल डेट। ठीक है सर। तीसरा लिखो, इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकालेंगे? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकालेंगे भैया? फेस वैल्यू पे। ठीक है, ये तो पता था सर हमको भी, मैं कब बोला नहीं पता था। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बोलोगे? चौथा पॉइंट यह है, इफ issue expense are given in percentage but it is not clarified, it is not clarified that whether it is based on face value or on issue price, then always assume it is on, always assume it is on face value। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। मैं ये लिखा हूं कि कभी कभी क्या होता है ना भैया, क्वेश्चन में आपको बस बता देगा कि आपका जो इशू एक्सपेंसेस है वो 10% है, तो भैया क्या करोगे? फंस जाओगे ऐसे में। तो वो बताया नहीं कि इशू एक्सपेंसेस फेस वैल्यू पे है या फिर इशू प्राइस पे है। ठीक है, क्योंकि फेस वैल्यू होता है अलग चीज, इशू प्राइस होता है अलग चीज, और इशू एक्सपेंसेस अलग चीज होता है। तो जब आपका इशू एक्सपेंसेस परसेंटेज में दिया रहेगा और कुछ भी नहीं बताएगा कि ये किसका परसेंटेज है, तो हमेशा क्या मानोगे? किसका परसेंटेज मानेंगे? हमेशा फेस वैल्यू का मानेंगे। ठीक है सर, ऐसा क्यों मानेंगे? क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूट का जो बुक है उसमें मैक्सिमम जगह में फेस वैल्यू माना है और कुछ कुछ जगह में वो क्या माना है? इशू प्राइस माना है। तो हमेशा हम लोग फेस वैल्यू मान के चलेंगे और उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ हमारा क्या है? एक एजम्पशन है। ठीक है, क्यों? कुछ भी नहीं दिया भैया, कुछ भी मान सकते हैं, या फिर इशू प्राइस मानो या फिर आप फेस वैल्यू मानो, लेकिन हम हमेशा क्या मानेंगे? हमारे इस चैप्टर में फेस वैल्यू पे मानेंगे। ठीक है सर, इतना सारा चीज आपको याद रखना है। क्या 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 चीज याद रखना है? 4 इंपॉर्टेंट चीज। 5वां लिख लो जो आपको लिखाया हूं, लिखो 5वां चीज। टू कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज allowed as deduction। ठीक है, टू कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट इंटरेस्ट इज अलाउड एट डिडक्शन which leads to savings of tax, hence tax saving on interest amount, hence tax saving on interest amount is
डिडक्टेड, क्या डिडक्टेड, क्या लिखा हूं, वही लिखा हूं कि आप जो इंटरेस्ट निकालते हो, इंटरेस्ट खर्चा एक ऐसा खर्चा है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो, और जिसके वजह से आपका जो टैक्स रेट है, टैक्स का बचत हो जाता है, और वो टैक्स का बचत के वजह से आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो आपको नेट कितना देना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट में आप टैक्स निकाल लीजिए, और टैक्स निकालने के बाद उस इंटरेस्ट को उस टैक्स से माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आपका नेट इंटरेस्ट निकल जाए। समझ में आ गया? और ये है आपका नोट्स, ठीक है सर, इतना तो मैं देख लेता हूं और कुछ है क्या इसमें। तो बच्चे 1 घंटा 48 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, 1 घंटा 48 मिनट हो चुका है, और हम अपना पहला कंसेप्ट खत्म कर चुके हैं। इसको लेकर हम कुछ कल एग्जाम्पल्स करेंगे, और एग्जाम्पल्स में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, और हमारा आगे इस चैप्टर में हम और आगे कल बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर, और आप मैं जितना भी लिखाया हूं उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और मैं जो एग्जाम्पल कराया हूं उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। समझ में आया? और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चन होंगे कल हम करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज।